हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मना और आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वसीयत लिख देता है और वसीयत जब अगर उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है तो उस वसीयत का क्या होगा। और वसीयत जिसके नाम वसीयत लिखी गई है, क्या जो वसीयत पर जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जो उसी व्यक्ति की वो रहेगी, या कोर्ट में मामला जाने के बाद उस वसीयत का जिस व्यक्ति को हक देना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास उसका हक जाना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या उसका हक भी मिलेगा। क्या वसीयत के बारे में पूरी जानकारी दे दूं तो वसीयत एक ऐसा लीगली डॉक्यूमेंट्स होता है जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर वसीयत लिख रहा है, जो अपने मरने से पहले अगर उसकी इच्छा व्यक्त करने के लिए और उसकी इच्छा के अनुरूप अगर किसी प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति विशेष के नाम या दो व्यक्ति विशेष के नाम अगर वसीयत लिख देता है और उसके नाम पर वसीयतनामा अगर लिख देता है, उसके बाद अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो लीगली प्रॉपर्टी और जो उसकी जायदाद है, जो संपत्ति है, उस पर जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयत लिखी गई है तो उसका अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों, जो वसीयत है, वसीयत का ये मानो कि इसका फर्जीवाड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति गुजर गया है, उसको तो ये पता नहीं होता है कि इस पर किस आधार पर और किस लिए मेरे साइन करवा लिए जा रहे हैं, और बाद में जाकर उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये तो हमारे नाम पर प्रॉपर्टी दे दी गई है और ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। तो दोस्तों, जो रजिस्टर्ड विल होती है, जो रजिस्टर्ड जो इस पर जो विल की जाती है, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। और ऐसा ही मामला जो एक माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, उसके आधार पर जो रजिस्टर्ड जो विल थी, जो रजिस्टर्ड जो वसीयत थी, उसको खारिज कर दिया गया है। क्योंकि जो वसीयत थी उस पर जो उनके गवाह थे, उन गवाहों ने भी अपने स्टेटमेंट चेंज कर लिए थे, और उनकी आयु ज़्यादा होने के साथ साथ उनको ये भी पता नहीं रहा था कि जो रजिस्टर्ड जो उस जिस समय वसीयत लिखी गई थी और जिस समय वसीयत को रजिस्टर्ड किया गया था, उस समय उनको ये पता नहीं था कि साइन मेरे हैं या किसी और के साइन करवा लिए गए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो रजिस्टर्ड वसीयत थी, रजिस्टर्ड जो विल थी, उसको भी खारिज वहां से कर दिया गया, और जो भी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को जिस व्यक्ति के नाम पर जिसको वसीयत लिखी थी, उस व्यक्ति से भी उस प्रॉपर्टी को छीन लिया गया। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में इस वसीयत के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे, और जो लेटेस्ट जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार अगर आप विजिट करें तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये जो जजमेंट था, इस जजमेंट पे मेन तथ्यों को इस प्रकार देखा गया था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ना तो कोई एविडेंस पेश किए गए थे, और न ही उनके जो गवाह थे वो गवाह अच्छी तरह से ये बता सके कि जो वहां पर जो गवाही दी गई और जिस समय वसीयत को रजिस्टर्ड किया गया था, उस समय के हमारे साइन थे या हमारे साइन नहीं थे। क्योंकि वहां पर गवाह जब पेश किए गए तो गवाहों के द्वारा बोला जाना चाहिए था कि जो फर्स्ट गवाह था तो वो ये बोलता है कि जो वसीयत लिखी गई थी, तो मैं संपूर्ण रूप से जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयत लिखी गई है मैं उसको जानता हूँ, और ये मेरे सामने वसीयत लिखी गई है और इसको मैं साक्षी मानकर इनके सामने मैं साइन करता हूँ। और दूसरा जो गवाह था वो ये बोलता है कि जो फर्स्ट गवाह ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो वो उसकी जानकारी के लिए वो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट सत्य है, और इसी को आधार मानकर मैं अपने हस्ताक्षर करता हूँ। तो दोस्तों, दोनों जो गवाह थे वो दोनों गवाह वहीं से चेंज हो गए थे, और दोनों गवाह के चेंज होने के साथ साथ ही जो रजिस्टर्ड विल थी, जो रजिस्टर्ड उनके पास डॉक्यूमेंट्स था, वो डॉक्यूमेंट्स को जब चैलेंज किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस फैसले को भी बदल दिया गया, और जिस व्यक्ति के नाम पर जो विल लिखी गई थी, जो वहां पर संपत्ति लिखी गई थी, उस व्यक्ति से संपत्ति को वापस ले लिया गया। क्योंकि दोस्तों, जो ये केस चला था, केस 4 स्टेज पर चला था। फर्स्ट में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था वहां पर ट्रायल कोर्ट पर रजिस्टर्ड हुआ था, उसके बाद जिला न्यायालय में पहुंचा, डीजे कोर्ट में मामला चला, और उसके बाद हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट जाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया था, और उस पर जाकर वहां से ये फैसला हुआ था कि जो रजिस्टर्ड विल होती है, रजिस्टर्ड विल को भी कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है। अगर लीगली जो वारिस है, लीगली जो उसके उत्तराधिकारी है, अगर उत्तराधिकारी चाहे तो उस जो रजिस्टर्ड विल है उसको भी चैलेंज कर सकते हो, रजिस्टर्ड विल को खारिज करवा सकते। अगर कोई भी व्यक्ति जिस व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को अगर बेदखली करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी विल कर दी जाती है कि जो मेरे गुजरने के बाद ये जो व्यक्ति है, ये मेरी संपत्ति में कोई बंटवारा नहीं ले सकता। तो इसी स्थिति में भी विल कर सकता है आदमी, और उसके साथ साथ जब उस व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है विल के माध्यम से, जो या तो पागल हो गया हो, या जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या कोई ऐसा बेटा या ऐसी बेटी जो ये मानो कि जो उनकी सेवा ना करे, जिस व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए थी, और जो रजिस्टर्ड विल करवा रहा है, जो विल लिख रहा है, वो
वो खुद नहीं चाहे कि ये व्यक्ति मेरी संपत्ति पर हिस्सा ले, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बेदखली के लिए विल भी की जाती है। और विल का इतना महत्व है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर विल कर दी जाती है तो वो प्रॉपर्टी और वो संपत्ति उसकी हो जाती है। लेकिन जो ये जजमेंट है, इस जजमेंट के आधार पर पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। और जजमेंट के आधार पर, क्योंकि जजमेंट जो जजमेंट के द्वारा निर्णय दिया गया वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत जो लीगली उत्तराधिकारी है, उन उत्तराधिकारियों को वो जो रजिस्टर्ड विल पर लिखी गई संपत्ति थी, वो रजिस्टर्ड विल पर लिखने के जिसके नाम पर संपत्ति लिखी गई थी, उस संपत्ति को उसको ना दिया गया। और उसके बाद जो लीगली उत्तराधिकारी थे, जो सेकंड क्लास के जो उत्तराधिकारी थे, उसको वह संपत्ति दी गई। और दोस्तों अगर इस केस के इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो इस पर जो केस चल रहा था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया था। तो ये केस था धनीराम वर्सेस शिव सिंह। और दोस्तों जो धनीराम था, धनीराम जो महिला थी, क्योंकि जो सोनलाल था, सोनलाल का अचानक दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसकी जो भी संपत्ति होती है वो लीला देवी के पास चली जाती है। और लीला देवी का जो भतीजा था, वो लीला देवी का भतीजा धनीराम था। धनीराम के पास, क्योंकि उसके पास रजिस्टर्ड विल थी और उसके नाम पर महिला ने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी और उसको वसीयत दे दी थी। और जो सोनलाल का भतीजा था, सोनलाल का भतीजा शिव सिंह था। और शिव सिंह, क्योंकि अगर लीगली वारिस को अगर देखा जाए तो शिव सिंह जो प्रॉपर्टी का मालिक शिव सिंह को होना चाहिए था, क्योंकि वो उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत भी ये बताता है कि जो भी उसके अधिकारी होंगे, फर्स्ट क्लास के जो अधिकारी होंगे, अगर फर्स्ट क्लास के अधिकारी अगर कोई उत्तराधिकारी अगर कोई भी अगर जीवित नहीं है, तो जो सेकंड क्लास के जो उत्तराधिकारी है वो उस पर जो भी संपत्ति है उस पर उसका कब्जा रहेगा और उसके पास वो संपत्ति जाएगी। तो दोस्तों जब वो रजिस्टर्ड विल थी धनीराम के पास, तो धनीराम के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद जब शिव सिंह को ये पता लगा कि जो अपनी संपत्ति है, जो अपने उनके पिता की संपत्ति थी, पिता के भाई की जो संपत्ति थी, वो धनीराम के पास चली गई है। तो दोस्तों शिव सिंह जाकर जो भी ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट पर उस वसीयत को ये बोलकर चैलेंज कर देता है कि जो भी वसीयत है वो फर्जी वसीयत है। और ट्रायल कोर्ट इस पर निर्णय देकर ये बताता है कि ये जो वसीयत है, ये वसीयत शिव सिंह के पास जाएगी और शिव सिंह के नाम पर भेज दे। और जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था उसके अगेंस्ट जाकर धनीराम डायरेक्ट चला जाता है डीजे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाकर वो अपनी अपील फाइल कर देता है। और वो वहां पर जो सेशन कोर्ट था, सेशन कोर्ट ने निर्णय देता है कि जो भी वसीयत थे, उस वसीयत के जो ऑर्डर हुए थे, जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किए गए थे, तो उसको वापस रिवर्स कर देता है और वापस जो भी संपत्ति थी और जो प्रॉपर्टी थी वो वापस वो धनीराम को मिल जाती है। और दोस्तों इससे जो डीजे कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था, जो सेशन कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था, तो इसके विपरीत जब शिव सिंह डायरेक्ट जाकर अपने अपील फाइल कर देता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट द्वारा ये चैलेंज किया, ये आदेश दिया जाता है कि जो भी निर्णय दिया गया था लोअर कोर्ट द्वारा, जो उसका ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय काफी सही था। तो इसी के आधार पर वापस जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को वापस शिव सिंह को दे दी जाती है। और उसके बाद ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है, जहां पर रिट फाइल की जाती है धनीराम के द्वारा, क्योंकि धनीराम जो हाई कोर्ट का जो फैसला था, हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत जाकर वह सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। तो दोस्तों वहां जाने के बाद भी जो रजिस्टर्ड विल थी उसको खारिज कर दिया गया। अब इसके क्या तथ्य रहे, क्योंकि वहां पर जो भी एविडेंस थे, एविडेंस ना तो कोई धनीराम एविडेंस को पेश कर पाया, और जो दो गवाह थे, तो दो गवाह भी वहां पर वह पेश नहीं कर पाया, क्योंकि जो गवाह थे उनको ये बोलना था कि जो जिस समय जो वसीयत लिखी गई थी वो हमारे सामने लिखी गई थी और उसी को हमने संज्ञान में लेकर जो हमारे हस्ताक्षर है वो हमारे द्वारा किए गए थे। जो सेकंड जो गवाह था, सेकंड गवाह भी उसके जो साक्षी थे वो साक्षी अपने नहीं दे पाए, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं रहा था कि जो भी लीगली जो वसीयत लिखी गई है उस पर हमारे साइन है या हमारे साइन नहीं है। और उसके साथ साथ ना वो कोई दूसरे जो एविडेंस पेश कर पाए, एविडेंस एक्ट के अंतर्गत भी ना वो ये साबित कर पाया कि जो वसीयत लिखी गई थी तो ये वसीयत किसी व्यक्ति के नाम पर लिखी गई थी और किसके सामने ये वसीयत लिखी गई थी, क्योंकि उसको मौका दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कि आप खुद अगर चाहे तो आप अपने एविडेंस लाकर सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों जो रजिस्टर्ड वसीयत है वो वसीयत को भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया और वहां से जो आदेश आया वो आदेश शिव सिंह के पक्ष में आ गया। तो दोस्तों आप इस मामले से ये समझ सकते हैं कि अगर आप वसीयत बना रहे तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि आप जहाँ पर जिस गवाह को आप गवाह के आधार पर अगर उतार रहे हैं तो उन गवाहों को आप पक्का करें, जिससे कि आपकी अगर कोई ऐसी अगर समस्या आती है, कोई अगर ऐसी लीगली अगर आपके पास अगर कोई ये आती है कि जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो ऐसे गवाह आप चुने जिससे कि वो आगे जाकर भी आपकी गवाही दे सके। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी ये वसीयत से संबंधित जानकारी थी। अगर आप वसीयत, क्योंकि वसीयत अगर एक सादा कागज में भी लिखकर अगर उस वसीयत के नाम पर अगर उसको दर्ज करवाया जाता है तो वह जो प्रॉपर्टी और जो संपत्ति होती है, तो जिस व्यक्ति के नाम पर जो वसीयत लिखी गई है उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी और संपत्ति उसकी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी आज की, तो ये जानकारी आपको पसंद आएगी, क्योंकि जो आज की जानकारी थी इस पर ये जानकारी
जो मुख्य टॉपिक था इस पर कि आप वसीयत अगर लिख रहे हैं तो वसीयत पर आपको कैसे वसीयत लिखने हैं, आपके पास एविडेंस भी होने चाहिए। अगर आप किसी गवाह से अगर साइन करवा रहे हैं तो आपकी उसके पास आपके पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होना भी अनिवार्य, जिससे कि वो बाद में जाकर ये ना बोल सके कि जो वसीयत हुई थी वो हमारे सामने नहीं हुई थी, या जो वसीयत लिखी गई है वो किसी के दबाव में आकर वसीयत लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो वसीयत का मामला होता है ये डिस्प्यूट मामला इसी वजह से होता है क्योंकि इस पर जो भी गवाह होते हैं, क्योंकि गवाहों का इस पर मेन मुख्य रोल होता है। अगर गवाह बाद में जाकर अगर उलटफेर कर देते तो वो वसीयत वहीं से चैलेंज कर दी जाती है। और इस केस में भी यही हुआ कि जो गवाह थे वो गवाह डिस्प्यूट हो गए थे, और उनके डिस्प्यूट होने के साथ साथ ही जो भी संपत्ति थी वो शिव सिंह को दे दी गई थी। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो भी समय समय पर आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।